छोड़ा तो उसने साथ ही अपने एनफील्ड का विस्तार भी शुरू कर दिया था। वैन ऑगर इतना पास था और प्रभाव से तुरंत नहीं गिरा, इसलिए ईशान का उस पर ध्यान न जाना असंभव था। तो ईशान जल्दी से उड़ गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, ईशान ने तुरंत वैन ऑगर को देख लिया। बेहोशी का नाटक करने की जल्दी में वैन ऑगर गिरे हुए लोगों की भीड़ में घुल-मिल नहीं पाया और उसके हाथ में मौजूद लंबी स्नाइपर राइफल ने उसे तुरंत पहचान लिया। यह घटना हमें सिखाती है कि कभी-कभी कम प्रोफाइल रखने की कोशिश में अपरंपरागत हथियार उल्टे पड़ सकते हैं। जैसे ही ईशान हवा से नीचे उतरा, उसने बिना समय गवाए अपनी तलवार निकाली और सीधे वैन ऑगर पर ब्लेड से वार कर दिया। यह एहसास होते ही कि उसे देख लिया गया है, वैन ऑगर के पास बेहोशी का नाटक बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह तुरंत ईशान के फ्लाइंग स्लैश से बचने के लिए दौड़ा, जो वैन ऑगर से बाल बाल बचकर उसके पीछे लगे शीशे के घर के आधे हिस्से को चीरता हुआ निकल गया। वैन ऑगर के माथे पर ठंडा पसीना आ गया, क्योंकि उसने जल्दी से अपनी स्नाइपर राइफल लोड की और पीछे हटते हुए ईशान पर तेजी से गोलियां चलानी शुरू कर दीं। कई गोलियां, जो अपार गतिज ऊर्जा से भरी थीं, ईशान की ओर दौड़ी, लेकिन उसने अपने काले कवच वाले ब्लेड से उन्हें आसानी से विफल कर दिया। यह देखकर कि उसका हमला बेअसर हो रहा है, वैन ऑगर घबरा गया। अपनी राइफल से गोलियां खाली करने के बाद वह मुड़ा और भागने की कोशिश की। हालांकि वह भूल गया था कि पहले उसका टखना मुड़ चुका था। जैसे ही उसने उस पर दबाव डाला, एक तेज, चुभने वाला दर्द उसके शरीर में दौड़ गया, जिससे वह लड़खड़ाकर आगे की ओर गिर पड़ा। लेकिन तभी अचानक ईशान उसके सामने प्रकट हुआ, अपनी तलवार से ऊपर की ओर वार करता हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वैन ऑगर का गिरता हुआ शरीर सीधे ईशान के ब्लेड के रास्ते में आ रहा हो। वैन ऑगर ने जिस स्नाइपर राइफल को दोनों हाथों से कसकर पकड़ रखा था, वह ईशान के वार से एक हल्की सी कटने की आवाज के साथ दो टुकड़ों में कट गई। इसके साथ ही वैन ऑगर की छाती पर एक तिरछा घाव हो गया और खून बहने लगा। एक स्नाइपर के रूप में वैन ऑगर लंबी दूरी पर असाधारण रूप से शक्तिशाली था, लेकिन नजदीकी मुकाबले में वह बिल्कुल बेअसर था। ईशान के सामने उसमें जवाबी हमला करने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी। वैन ऑगर जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से चीखने लगा, न सिर्फ अपनी छाती पर लगे इस जख्म से, बल्कि अपने प्यारे हथियार के नष्ट हो जाने से भी। उस पल उसे लगा जैसे उसकी आत्मा पूरी तरह कुचल दी गई हो। वैन ऑगर को काटकर और यह सुनिश्चित करके कि वह अब और नहीं बच सकता, ईशान ने अपनी तलवार सेनबोन्जाकुरा म्यान में रखी और झुककर वैन ऑगर के चेहरे पर जोर से तमाचा मारा। तुमने मुझसे शिकार चुराने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे शिकार चुराने वालों से सबसे ज्यादा नफरत है? ईशान के थप्पड़ की आवाज जोर से गूंजी जब वह वैन ऑगर के चेहरे पर लगा, यहाँ तक कि उसकी दूरबीनी दृष्टि भी टेढ़ी हो गई। इसके बावजूद वैन ऑगर अपनी छाती के घाव को पकड़े हुए, हांफते हुए स्थिर रहा। उसने कहा, अब जब मैं तुम्हारे हाथों में पड़ ही गया हूं, तो कहने को क्या बचा है? चाहो तो मुझे मार डालो, लेकिन मुझसे कप्तान का पता बताने की उम्मीद मत करना। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम टीच के प्रति इतने वफादार रहोगे, ईशान ने व्यंग्य किया। बस अफसोस की बात है कि बर्गेस ने भी पहले यही बात कही थी, लेकिन आखिरकार वह अपना मन बदलने ही वाला था। मुझे आश्चर्य है कि तुम कब तक टिक पाओगे। यह बेकार है। मैं बर्गेस जैसा नहीं हूं, वैन ऑगर ने भावशून्य भाव से उत्तर दिया। तुमसे मिलना तो नियति है, लेकिन इसी तरह कैप्टन टीच से मिलना भी नियति है। इससे पहले कि ईशान कुछ समझ पाता कि उसका क्या मतलब है, वैन ऑगर ने अचानक अपनी कमर से एक पिस्तौल निकाल ली। बंदूक ईशान पर नहीं तानी थी।
बल्कि जैसे ही बंदूक निकली, वैन ऑगर ने उसकी नाल अपने जबड़े पर दबा दी। चेहरे पर दृढ़ निश्चय लिए वह ट्रिगर दबाने ही वाला था। ईशान चौंक गया, लेकिन उसकी प्रतिक्रियाएं तेज थीं। सफेद रोशनी की एक चमक में सेनबोनजाकुरा फिर से उसकी ओर खिंचा चला आया और उसने वैन ऑगर की बंदूक को चीर दिया। इसके साथ ही वान ऑगर ने ट्रिगर खींचने में सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन बैरल के कट जाने के कारण बंदूक पीछे की ओर चली गई और जोरदार धमाके के साथ फट गई। वैन ऑगर अपनी जान लेने में नाकाम रहा और उसका चेहरा बारूद के अवशेषों से ढका हुआ था। ईशान ने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया, उसकी छाती पर पैर रखा और आश्चर्य से बोला, तुम्हें सच में मौत से डर नहीं लगता? मैंने कहा था नसीब यही है। मुंह के कोने से खून टपकता हुआ वैन ऑगर ईशान की आंखों में सीधे देखता रहा, डर का कोई निशान नहीं दिखा। छी! ईशान अब बेहद निराश महसूस कर रहा था। जिस तरह वैन ऑगर ने मौत का इतनी निडरता से सामना किया, उससे ईशान को लग रहा था कि इस स्थिति में वही खलनायक है। लेकिन ईशान ने यह सोचना भी नहीं छोड़ा कि टीच शायद इस समय और भी ज्यादा निराश महसूस कर रहा होगा। ब्लैकबियर्ड के दल के नजरिए से ईशान वाकई एक बड़े बुरे बॉस जैसा लग रहा था। टीच की महत्वाकांक्षाओं को ईशान ने बार बार नाकाम किया, लगातार दबाया। असल में टीच दुनिया का एक अनोखा और स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो कई शैतानी फलों को इस्तेमाल करने में सक्षम था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास डी जैसी इच्छा शक्ति थी और जो पूरी दुनिया को हिला सकता था। अब उसे गुप्त रूप से काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा ताकि वह उन सभी से बच सके जो उसका शिकार कर रहे हों। उसकी स्थिति को निराशाजनक कहना बहुत कम होगा। टीच में ऐसी क्या खासियत है जो उसे इतनी निष्ठा से अनुसरण करने लायक बनाती है? ईशान ने हैरान होकर पूछा। केवल समान स्वभाव वाले ही सच्चे साथी बन सकते हैं, वैन ऑगर ने हांफते हुए कहा। तुम्हारा अपना समुद्री डाकू दल है, इसलिए तुम्हें यह बात समझनी चाहिए। मैं कैप्टन टीच का अनुसरण करता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि वह हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जा सकते हैं। बस यही मायने रखता है। ईशान चुप हो गया। उसे वैन ऑगर के शब्दों की अचानक प्रतिध्वनि महसूस हुई। अकेले निकलने से लेकर अब अपने समुद्री डाकू दल और इलाके तक ईशान धीरे धीरे इन सबका आदी हो गया था। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अगर एक दिन वह अपने साथियों को खो दे तो कैसा होगा। बात सिर्फ समुद्री डाकू बनने की नहीं है। इस विशाल अंतहीन सागर में साथी शब्द किसी भी नाविक के लिए असाधारण महत्व रखता है। और साथी सिर्फ एक ही समुद्री डाकू दल के सदस्यों तक सीमित नहीं होते। इनमें दोस्त, परिवार और भी बहुत कुछ शामिल होता है। इस बारे में गहराई से सोचने पर ईशान को एहसास हुआ कि जब से वह समुद्र में निकला था, तब से वह हमेशा अपने साथियों की रक्षा के लिए संघर्ष करता रहा है। शुरुआत में उसने अपनी बहन कुइना को बचाने के लिए, फिर आरव को बचाने के लिए और बाद में अपना समुद्री डाकू दल बनाने के बाद अपने दल के सदस्यों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। ईशान हमेशा से जानता था कि वह इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, लेकिन अब वैन ऑगर के मुंह से साथी शब्द सुनकर उसे लगा जैसे उसने कुछ और गहरा समझ लिया है। शायद यह किसी दूसरी दुनिया का इंसान होने का अंतर्निहित अकेलापन था। पूरी दुनिया से अलग थलग महसूस करते हुए ईशान का दिल अपनेपन के एहसास के लिए और भी ज्यादा तरस रहा था। और यह अपनेपन का एहसास उसे सिर्फ साथी, परिवार और दोस्त ही दे सकते थे। इस संबंध में ईशान की मानसिकता बूढ़े व्यक्ति व्हाइटबर्ड से काफी मिलती जुलती थी। ईशान ने लोगों की हत्या की थी, इसलिए वह खुद को अच्छा इंसान नहीं मानता था। हालांकि अपने साथियों की रक्षा करने की इसी लगन ने उसे कई दोस्त दिलाए।
हालांकि विश्व सरकार लगातार उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करती रही, फिर भी उसके साथियों और दोस्तों के लिए ईशान एक भरोसेमंद इंसान था, जिसे वे कैप्टन कहकर उसके साथ लड़ने को तैयार थे। शायद वान ऑगुर की नज़र में टीच भी ईशान जैसा ही था। यही वजह थी कि वह टीच की रक्षा के लिए इतना दृढ़ था। वैन ऑगर की सोच को समझते हुए ईशान ने अपना पैर उससे उठाया और एक बार फिर एक अनोखी तारीफ करते हुए कहा, तुम एक अच्छे साथी हो। अगर टीच ने तुम्हारी बात सुनी होती तो उसे गर्व होता। हो सकता है। वैन ऑगर ने खड़े होने की कोशिश की, अभी भी अपने ठंडे उदासीन अंदाज में बोलते हुए, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं किसी विरोधी पक्ष के हाथों में पड़ गया हूं। यह तो बस नियति है। क्या आपके पास कोई आखिरी शब्द हैं जो आप चाहते हैं कि मैं टीच तक पहुंचा दूं? ईशान ने पूछा। मैं आपके लिए संदेश पहुंचा सकता हूं। जरूरत नहीं है। वैन ऑगर ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और सिर हिलाया। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम कैप्टन टीच से फिर कभी न मिलो। ईशान ने समझकर सिर हिलाया, तो फिर अलविदा। इतना कहते ही ईशान की आकृति वैन ऑगर के पीछे प्रकट हो गई। तलवार खींचने की अपनी मुद्रा समाप्त करते हुए वह सीधा हुआ और बोला, तुम बरगेस से अलग हो, इसलिए मैं तुम्हें तुरंत मौत दूंगा। बहुत शुक्रिया, वैन ऑगर किसी तरह कह पाया। इन शब्दों के बाद उसके माथे से छाती तक एक पतली लाल रेखा उभरी, जो फिर फुफकारती आवाज के साथ खून की फुहार में बदल गई। एक जोरदार धमाके के साथ वैन ऑगुर जमीन पर गिर पड़ा। ईशान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपनी उड़ान तकनीक का इस्तेमाल किया और धीरे से ऊपर की ओर उड़ा, फिर मुड़कर बंदरगाह की ओर उड़ गया। जैसे ही वह उस छोटी नाव के ऊपर से गुजरा जहां बरगेस का शरीर पड़ा था, ईशान ने तलवार की ऊर्जा का एक बड़ा वार किया, जिससे नाव और बरगेस दोनों ही दो टुकड़ों में कट गए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगे कोई आश्चर्य न हो, ईशान ने बरगेस पर पुनः हमला किया तथा यह सुनिश्चित किया कि वह बिना किसी संदेह के मर चुका है। कुछ देर तक छोटी नाव को समुद्र में डूबते देखने के बाद ही ईशान को वहां से जाने का आश्वासन मिला। टीच के प्रति वैन ऑगर की वफादारी ने ईशान को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह वाकई एक अच्छा साथी है, लेकिन जैसा कि वैन ऑगर ने कहा था, उनकी स्थिति अलग थी। ईशान और टीच लंबे समय से दुश्मन थे और एक दूसरे से मौत तक लड़ते रहे। किसी दुश्मन को जाने देने से ईशान के अपने साथियों और दोस्तों को नुकसान हो सकता था। टीच, अगर बदला लेना है तो मेरे पीछे आओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कांच के सामान की दुकान पर वापस आकर, जहां से उसने पहले खरीदारी की थी, ईशान ने खरीदी हुई चीजें लीं। दुकानदार को पर्याप्त पैसे देकर वह फिर से आसमान में उड़ गया और सुपरसोनिक गति से तेजी से आगे की ओर उड़ने लगा। हालांकि वह बरगेस या वैन ऑगर से टीच के छिपने की जगह का पता नहीं लगा पाया था, फिर भी ईशान हार मानने को तैयार नहीं था। उसने बरगेस की दिशा में खोज जारी रखने का फैसला किया। ईशान के उड़ जाने के बाद ग्लास के निवासियों को जागने में काफी समय लग गया। जब उन्हें होश आया तो वे पूरी तरह से हतप्रभ थे। उनमें से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि गिरने से पहले क्या हुआ था। अपने पड़ोसियों को भी असमंजस में जागते देखकर उन्हें एहसास हुआ कि सभी ने यही अनुभव किया था। अपनी उलझन दूर करने के बाद उन्हें याद आया कि काला ड्रैगन ईशान उनके द्वीप पर उतर आया है, और वे जल्दी से महल की ओर दौड़े। जांच करने पर ग्लास की सेना को पता चला कि ब्लैक ड्रैगन ईशान के द्वीप पर प्रकट होने के बाद राष्ट्र के सभी 150,000 नागरिक एक ही समय में बेवजह बेहोश हो गए थे। यह एक भयावह घटना थी, फिर भी अजीब बात यह थी कि इससे एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। हालांकि कई लोगों को जागने पर बेचैनी महसूस हुई,
लेकिन समय बीतने के साथ उनमें से अधिकांश धीरे धीरे ठीक हो गए। इस घटना में केवल 2 समुद्री डाकू ही मारे गए, एक सड़क पर 2 टुकड़ों में कटा हुआ और दूसरा समुद्र से निकाला गया। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि ये दोनों असल में ब्लैकबियर्ड पायरेट्स के सदस्य थे। ब्लैक ड्रैगन ईशान की यात्रा का असली उद्देश्य जानने पर लोगों का भय कम हो गया। हालांकि तथ्य यह है कि उसने ब्लैकबर्ड पायरेट्स के 2 सदस्यों को मारने के लिए हजारों की पूरी आबादी को बेहोश कर दिया। यह ब्लैक ड्रैगन ईशान विश्व सरकार के प्रचार से भी अधिक भयानक है। लोगों ने इस मामले पर जमकर चर्चा की और उसी समय ब्लैक ड्रैगन ईशान द्वारा ब्लैकबर्ड पायरेट्स के 2 सदस्यों की हत्या की खबर तेजी से समाचार रिपोर्टों के माध्यम से फैल गई। मैं वर्तमान में निम्नलिखित उपन्यासों का अनुवाद कर रहा हूँ। सुपर कार्ड सिस्टम, ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास। यदि आप मेरा समर्थन करना चाहते हैं और अधिक अध्याय पढ़ना चाहते हैं तो कृपया मेरे पैट्रेयो की सदस्यता लें। ईशान ने कुछ देर तक समुद्र में खोज की, लेकिन ब्लैकबियर्ड समुद्री डाकुओं का कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए उसके पास वापस लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ग्लास के आसपास 1000 समुद्री मील के दायरे में कुल 12 द्वीप थे। उनके आकार अलग अलग थे और चूंकि ईशान अकेला था, वह हर एक की बारीकी से खोज नहीं कर सकता था। वह बस आसमान से उन्हें मोटे तौर पर देख सकता था। इस तरह का दृश्य निरीक्षण, जाहिर है, बहुत गहन नहीं था। अगर ईशान अपने साथ कोई पैसिफिस्टा न लाए तो शायद उनके स्कैनर ज्यादा विस्तृत खोज कर पाएंगे। इस खोज के दौरान ईशान का मुख्य लक्ष्य ब्लैकबियर्ड समुद्री डाकुओं के जहाज को ढूंढना था। उसे नहीं पता था कि वे कहाँ छिपे होंगे, लेकिन समुद्री डाकुओं का जहाज और उसका झंडा ज्यादा ध्यान खींचने वाला होता। हालांकि ईशान को निराशा इस बात से हुई कि उसे ब्लैकबियर्ड पायरेट्स का जहाज कहीं नहीं मिला। उसने अनुमान लगाया कि इसके सिर्फ 2 ही आसार थे, या तो उसकी खोज का दायरा काफी बड़ा नहीं था, या फिर धूर्त वैन ऑगर ने टीच और बाकियों को आगाह कर दिया था, जिससे उन्हें अपना जहाज भी छिपाना पड़ा। टीच की डार्क फ्रूट क्षमता के साथ, जो एक पूरे शहर को निगल सकती है, एक समुद्री डाकू जहाज को छिपाना बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। ईशान ने वैन ऑगर की लाश की तलाशी ली थी, लेकिन उसे डेन मुशी नहीं मिली। यह स्पष्ट नहीं था कि वैन ऑगर ने उसे फेंक दिया था या नष्ट कर दिया था, या फिर वह उसे अपने साथ नहीं ले गया था। इस वजह से ईशान सही स्थिति का पता नहीं लगा सका। कुछ भी न मिलने पर ईशान के पास अस्थायी रूप से हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। बर्गेस और वैन ऑगर से उसकी मुलाकात पूरी तरह से संयोगवश हुई थी। हालांकि चाहे जो भी हुआ हो, ईशान टीच के 2 सबसे भरोसेमंद साथियों को मार गिराने में कामयाब रहा था। इस दौरान ब्लैकबियर्ड पायरेट्स का विस्तार शायद न हुआ होता, और अगर नहीं भी हुआ होता तो अब दल सिर्फ 3 सदस्यों टीच, लाफिट और डॉग क्यूब तक सिमट गया था, जिससे वे विघटन के कगार पर पहुंच गए थे। 3 लोग एक समुद्री डाकू दल को नहीं संभाल सकते थे। यह सब ईशान द्वारा उन्हें दबाने के अथक प्रयासों का परिणाम था। अब ईशान को कोई जल्दी नहीं थी। ब्लैकबियर्ड पायरेट्स पहले के समय से कहीं ज्यादा बुरी हालत में थे। ईशान टीच को जानता था, वह आदमी हमेशा के लिए छिपकर नहीं रहेगा। अगर वह उसे इस बार नहीं ढूंढ पाया तो कोई बात नहीं, टीच के फिर से सामने आने पर ईशान उसे ढूंढ निकालेगा। वापस आकर ईशान ने अपना खरीद अभियान फिर से शुरू कर दिया। अगले दिन जब न्यूज़ क्रू ने दुनिया भर में समाचार पत्र वितरित किए और ग्लास द्वीप पर जो कुछ हुआ था उसकी खबर फैलाई, ब्लैकबर्ड पायरेट्स को भी कहीं खुले समुद्र में एक प्रति हाथ लग गई। जब लाफिट ने टीच को अखबार पढ़ना समाप्त किया तो टीच की आंखें डरावनी हो गईं। उनकी निगाहें ऐसी थीं कि वे किसी को भी निगलने के लिए तैयार थीं, जिससे पता चलता था कि वह कितने गुस्से में थे। उफ!
लानत है तुझ पर, ईशान। एक दिन मैं तुझे अपने हाथों से मार डालूंगी। टीच ने अपनी मुट्ठियों से मेज पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई। फिर उसने पास में रखे एक धातु के बैरल पर लात मारी, जिससे वह हवा में उड़ गया और जहाज की रेलिंग से टकराकर टूट गया। टीच ने ईशान के जहाज पर कहर बरपाकर उनके प्रति अपना गुस्सा निकाला, जबकि लाफिट और डॉक्टर क्यू चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे कि टीच उनके जहाज को तहस-नहस कर रहा है। सौभाग्य से टीच को पता था कि जहाज के बिना वे समुद्र में ही मर जाएंगे, इसलिए थोड़ी देर बाद वह अंततः शांत हो गया। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं। बर्गेस और वैन ऑगर की मौत ने टीच को बहुत बड़ा झटका दिया था। यह पहली बार था जब उसके समुद्री डाकू दल को नुकसान हुआ था और उन्होंने एक साथ 2 सदस्यों को खो दिया था। कैप्टन, अब हमें क्या करना चाहिए? लाफिट ने अपनी छड़ी पर झुकते हुए अपनी सामान्य मुस्कान खो दी और टीच से पूछा, क्या हमें अपनी योजना जारी रखनी चाहिए? बिल्कुल, टीच ने लाफिट को घूरा। अगर हम अभी हार मान लेते हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि बर्गेस और वैन ऑगर की मौत बेकार गई? चिंता मत करो, मैं उनका बदला जरूर लूंगा। खांसी खांसी। डॉक्टर क्यू, जो अभी भी मौत के कगार पर लग रहे थे, ने कमजोरी से पूछा, लेकिन कैप्टन, क्या आप इस जानकारी के बारे में निश्चित हैं? अगर हम इसे नहीं ढूंढ पाए तो हम ढूंढ लेंगे। टीच ने अपनी बिना दांतों वाली मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए ठंडे स्वर में कहा, क्या तुमने इस समुद्री क्षेत्र में कुछ अजीब बात नहीं देखी? यहाँ का पानी असामान्य रूप से मटमैला है। लाफिट और डॉक क्यू ने समुद्र की सतह को देखा और पाया कि जो समुद्र साफ नीला होना चाहिए था, वह काला और कीचड़ युक्त था, मानो किसी चीज ने समुद्र तल से तलछट को ऊपर उठा दिया हो। 2 दिन पहले किसी ने इस समुद्री क्षेत्र में एक अजीबोगरीब घटना देखी। टीच ने पानी को घूरते हुए कहा। उन्होंने दावा किया कि एक छोटा सा निर्जन द्वीप रहस्यमय तरीके से समुद्र से ऊपर उठा और धीरे धीरे आकाश में तैरने लगा। ऐसा लगता है कि यह कहानी सच थी। यहाँ का मटमैला पानी इसका प्रमाण है। केवल महाद्वीपीय शेल्फ से अलग होने वाला एक द्वीप ही इतनी व्यापक अशांति पैदा कर सकता है। लेकिन केवल मूर्ख ही यह मानेंगे कि यह नई दुनिया के अजीबोगरीब मौसम पैटर्न में से एक है। यह जलवायु की बात नहीं है। लाफिट ने हैरान होकर पूछा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। टीच ने अपनी बाहें फैलाईं और हंसा। यह मानव निर्मित है और जहां तक मैं जानता हूं, ऐसा करने में केवल एक ही व्यक्ति सक्षम है। ऊपर देखो। टीच ने आकाश की ओर इशारा करते हुए लाफिट और डॉक्टर क्यू से कहा, जिस व्यक्ति को हम ढूंढ रहे हैं वह यही है। टीच के निर्देश का पालन करते हुए लाफिट और डॉक्टर क्यू ने ऊपर देखा और बादलों के बीच अलग अलग आकार के कई द्वीपों को तैरते हुए देखा, जो आकाश में एक प्रकार का द्वीपसमूह बना रहे थे। ये तैरते द्वीप आम आकाश द्वीपों से अलग थे। असली आकाश द्वीप पूरी तरह से बादलों से बने होते हैं, लेकिन इन द्वीपों के नीचे शंक्वाकार चट्टानी नीम होती थी। कुछ द्वीपों में तो नदियां भी थीं, जो किनारों से बहती थीं और सीधे नीचे गिरती थीं, जिससे झरने बनते थे, मानो पानी अचानक रुक गया हो। यह एक दुर्लभ और लुभावना दृश्य था। आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। टीच पागलों की तरह हंसा। वह महान समुद्री डाकू, उड़ने वाला समुद्री डाकू गोल्डन लायन शिकी। लाफित्ते ने अपनी टोपी ठीक करते हुए कुछ संदेह के साथ पूछा, कैप्टन, क्या गोल्डन लायन शिकी सचमुच अभी भी जिंदा है? वह पिछले 20 सालों से रडार से गायब है। उसके फ्लोट फ्रूट से उसके अलावा और कौन पूरे भूभाग और द्वीपों को आकाश में तैरा सकता था? बेशक वह अभी भी जिंदा है। टीच ने नाक भौं सिकोड़ी।
उस समय इम्पेल डाउन से बचने के लिए उसने अपने पैर काटने तक की कोशिश की थी और भागने के बाद वह एक बार व्हाइट बर्ड के जहाज पर गया था। मैं उस समय भी व्हाइट बर्ड पायरेट्स में था और मैंने उसे साफ देखा था। गोल्डन लायन शिकी बदला लेने की तीव्र इच्छा से भरा हुआ था। ऐसा आदमी इतनी आसानी से नहीं मरता। मैं समझ गया। लेकिन लगता है विश्व सरकार को भी पता है कि गोल्डन लायन शिकी अभी भी जिंदा है, वरना हमें गोपनीय सूचना कक्ष में तैरते द्वीपों की इतनी सारी रिपोर्टें नहीं मिलती। लाफित ने टिप्पणी की। बिल्कुल। रवि के फांसी के बाद शिकी ने अकेले ही मरीन फोर्ड पर हमला कर दिया और बड़ी संख्या में मरीन को मार गिराया। टीच ने आगे कहा। सेंगोकू और गोपाल दोनों ने मिलकर काम किया और इस प्रक्रिया में मरीन मुख्यालय के अधिकांश हिस्से को नष्ट कर दिया और आखिरकार उसे खदेड़ दिया। वह रवि और व्हाइट बियर्ड के ही दौर का है और यह स्वाभाविक ही था कि विश्व सरकार उस पर कड़ी नजर रखेगी। हालांकि ऐसा लगता है कि उन्होंने भी अपनी सतर्कता कम कर दी है। आखिरकार वह 20 साल से ज्यादा समय से दिखाई नहीं दिया है। क्या तुमने गौर नहीं किया कि बाद में आकाश में उड़ते द्वीपों की खबरें कम होती गईं? हो सकता है यह सच हो, लेकिन कैप्टन लाफिट ने चिंता जाहिर की। आपने जो कहा उसके अनुसार गोल्डन लायन शिकी व्हाइट बियर्ड का भी दोस्त था। अगर उसने आपको देख लिया तो वह आप पर हमला कर सकता है। आखिरकार आपने व्हाइट बियर्ड की हत्या की कोशिश तो की थी। वह जरूर हमला करेगा। टीच का चेहरा बिगड़ गया। लेकिन वह बस यही करेगा, सिर्फ हमला। वह मुझे नहीं मारेगा क्योंकि मुझे यकीन है कि इन 20 सालों की छुप छुप कर वह समय का इंतजार कर रहा है, विश्व सरकार और नौसेना से बदला लेने की तैयारी कर रहा है। और मेरी योजना उसे जरूर पसंद आएगी। और वैसे भी व्हाइट बियर्ड अभी मरा नहीं है ना? ठीक है, तो मैं ऊपर जाकर पहले इसकी जांच करूंगा। उम्मीद है कि हम इस समुद्री डाकू एडमिरल से संपर्क कर पाएंगे। लाफित्ते की बाहें पंखों में बदल गईं और वह उन्हें फड़फड़ाते हुए धीरे धीरे आसमान में तैरते द्वीपों की ओर ऊपर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही लाफिट उड़ गया, टीच का चेहरा फिर से खतरनाक हो गया। उसने ऊपर तैरते द्वीपों को घूरते हुए बुदबुदाया, ईशान, तुम मुझे नहीं रोक सकते। जब मैं फिर से प्रकट होऊंगा तो पूरी दुनिया मेरा नाम जान जाएगी। इस बीच ईशान, जो अभी भी अपनी खरीदारी में व्यस्त था, उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह ब्लैकबियर्ड से मुठभेड़ से बाल बाल बच गया था। उस समय ईशान की खोज समुद्र के किनारे के द्वीपों पर केंद्रित थी, जबकि टीच को जानकारी मिलने के बाद वह ऐसे क्षेत्र में खोज कर रहा था जहां द्वीप आकाश में ऊपर उठ गए थे। ऐसे समुद्री क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से सतह पर कोई द्वीप नहीं बचा होगा। पिछले अध्याय में एक छोटी सी गलती हुई थी। ईशान ने टीच का एक हाथ काट दिया था, इसलिए मेज पर दोनों मुट्ठियां नहीं मारी गई थीं। एक पाठक का शुक्रिया इस ओर ध्यान दिलाने के लिए। इस बार ईशान को अपनी खरीदारी पूरी करने में पूरे 3 दिन लग गए। इसमें कोई मदद नहीं थी। वरुआ ने उसे जो उपकरण दिए थे, उनमें न सिर्फ सीधे खरीदे जा सकने वाले उपकरण थे, बल्कि कई ऐसे भी थे जिन्हें खुद बनवाना पड़ता था। वह उन्हें इतनी जल्दी इसलिए पा सका क्योंकि उसने इस मौके पर थोड़ा ज्यादा पैसा लगाया था। दिलचस्प बात यह है कि वरुआ द्वारा मांगे गए कुछ उपकरण वास्तव में छोटे आकाश द्वीप वेदेरिया से खरीदे गए थे। हाँ, बिल्कुल सही, वेदेरिया, मौसम विज्ञान को समर्पित एक छोटा सा आकाशीय द्वीप। मूल समय रेखा में नैना को बार्थोलोम्यू कुनाल ने इस द्वीप पर भेजा था। ईशान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वरुआ को इस छोटे से आकाशीय द्वीप का पता होगा। इससे सचमुच ऐसा लगता है कि विज्ञान की कोई सीमा नहीं होती।
कोई बस यही सोच सकता है कि क्या ये वैज्ञानिक गुप्त रूप से कई तरीकों से जुड़े हुए हैं। इस द्वीप पर सनकी बूढ़ों का एक समूह रहता है। चूंकि वेदेरिया पारंपरिक अर्थों में एक आवासीय द्वीप नहीं है, इसलिए यहाँ के सभी निवासी मौसम विज्ञान का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक हैं। वे सभी बूढ़े हैं, उनमें एक भी साधारण निवासी नहीं है। इसलिए सच कहूँ तो ईशान को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मूल समयरेखा में नैना इस द्वीप पर 2 साल बिताने के बाद एक युवा लड़की से एक परिपक्व महिला में इतना नाटकीय रूप से कैसे बदल गई। आखिर छोटी नैना पर क्या बीती होगी, यह बहुत हैरान करने वाला है। जब ईशान द्वीप पर पहुंचा तो वहां के बुजुर्ग उसे पहचान गए। हालांकि इन वैज्ञानिकों को समुद्री लुटेरों से जुड़ी किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें ईशान की मौजूदगी से जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने खुशी खुशी उसे दोपहर की चाय पर आमंत्रित किया। चाय की चुस्कियां लेते और बातें करते हुए ईशान को उनसे पता चला कि कुणाल पहले भी इस द्वीप पर आ चुका है। जाहिर है यह काफी समय पहले हुआ था। इन बूढ़ों की शायद अपनी उम्र की वजह से याददाश्त कमजोर हो गई थी। उन्हें यह याद करने में थोड़ा समय लगा कि कुणाल जैसा कोई व्यक्ति उनके द्वीप पर आया था। उनके वृत्तांतों के अनुसार कुणाल द्वीप पर ज्यादा देर तक नहीं रुका था और वे ईशान को यह नहीं बता पाए कि उसके वहां आने का क्या उद्देश्य था। ईशान ने अनुमान लगाया कि कुणाल की यात्रा के दौरान यह बस एक छोटा सा पड़ाव रहा होगा। पॉपॉ फल की हवा को प्रतिकर्षित करने और तुरंत टेलीपोर्ट करने की क्षमता अभी भी बहुत रहस्यमय लग रही थी। ईशान द्वीप पर ज्यादा देर नहीं रुका। उपकरण इकट्ठा करने के बाद वह चला गया, लेकिन उसने इस आकाश द्वीप का स्थान जरूर नोट कर लिया। ईशान ने जो कुछ भी इकट्ठा किया था वह काफी बड़ा था। इसे ले जाने के लिए ईशान ने एक द्वीप पर एक विशालकाय तेंदुए का शिकार किया, उसकी खाल उतारी और उसकी खाल से एक अस्थायी गट्ठर बनाया। अंत में वह धीरे धीरे अपने आकार से 10 गुना बड़ा एक गट्ठा लेकर लौटा। सौभाग्य से जब ईशान द्वीप पर लौटा तो वरुआ और उसकी टीम उसका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद थी। उन्होंने सावधानी से उसके हाथों से बंडल लिया और उसके अंदर रखे बक्सों से उपकरण निकालने शुरू कर दिए और उन्हें नए स्थापित अनुसंधान केंद्र में पहुंचा दिया। कैप्टन, मगरमच्छ ने अपने चिरपरिचित भाव और होठों में सिगार दबाए हुए ईशान को देखते ही उससे मुखातिब होते हुए कहा, तुम जहां भी जाते हो लगता है मुसीबत खड़ी कर देते हो। तुम्हें गए हुए बस 2-3 दिन ही हुए हैं और तुम पहले ही सुर्खियां बन गए हो। रीजू पास ही खड़ी कमर पर हाथ रखे हल्के से हंस रही थी। ऐसा क्यों है कि आजकल तुम ही सुर्खियों में छाई हुई हो? मैं कुछ नहीं कर सका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बर्गेस और वैन ऑगर से सामना होगा। ईशान ने कंधे उचकाए और अपनी बाहें फैला दीं। लेकिन क्या वाकई इससे इतनी हलचल मच गई? बिल्कुल, ऋतु बगल से मुस्कुराई। तुम्हें पता होना चाहिए कि विश्व सरकार भी ब्लैकबियर्ड पायरेट्स का पता लगा रही है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे काम को स्वीकार करने का दुर्लभ कदम उठाया। वे इस बात का जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं कि तुमने ब्लैकबियर्ड के 2 अफसरों को मार गिराया। छी! ईशान ठहाका लगाए बिना नहीं रह सका। ये लोग ऐसा दिखा रहे हैं जैसे मैंने ये उनके कहने पर किया हो। क्या इनमें जरा भी शर्म बाकी है? तुम्हें तो पता ही है कि विश्व सरकार कैसे काम करती है। मगरमच्छ ने व्यंग्य किया। वे शायद इसे सिर्फ 2 समुद्री लुटेरों के बीच की लड़ाई समझते हैं। इस तरह की घटनाएं जितनी ज्यादा होती हैं, वे उतने ही खुश होते हैं। लेकिन तुम्हें वह ब्लैकबियर्ड बदमाश नहीं मिला? मगरमच्छ ने बाद में पूछा। ईशान ने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं, बर्गेस और वैन ऑगर सामान लेने गए थे।
जब मैं बरगेस का पीछा कर रहा था, वैन ऑगर ने मुझे देख लिया, इसलिए मैं उनसे ब्लैकबियर्ड पायरेट्स का पता नहीं लगा सका। हम मगरमच्छ ने धुएं का एक कश छोड़ा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, उस समय विश्व सरकार ने इस बात को लेकर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा किया था कि कैसे टीच ने मुझे सरदार के रूप में बदल दिया। यह हास्यास्पद है। इस नए सरदार ने कुछ ही देर बाद उन पर हमला कर दिया और उसी हाथ को काट डाला जिसने उसे खाना खिलाया था। थोड़ी देर बातें करने के बाद ईशान ने उत्सुकता से इधर-उधर देखा और पूछा, राघव चौहान कहाँ है? मैंने उसे नहीं देखा। वह कहाँ गया? मगरमच्छ चुप रहा और रीजू और ऋतु ने अनिश्चितता भरी नजरों से देखा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। दीवार से टिककर सिर के पीछे हाथ रखे एनेल ने सहजता से कहा, वो चला गया। वह चला गया। ईशान हैरान हुआ और उसने आगे पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? जिन दिनों तुम बाहर थे, व्हाइटबियर्ड पायरेट्स के मनीष ने फोन किया था, नाना ने आखिरकार समझाया। चूंकि तुम यहां नहीं थे, इसलिए राघव चौहान ने फोन उठाया। मुझे नहीं पता कि मनीष ने उससे क्या कहा, लेकिन बाद में राघव चौहान परेशान लग रहा था। वह स्काई आइलैंड से यह कहकर निकला था कि उसे वानो जाना है। उसने कहा कि इसमें कुछ समय लग सकता है और हमें उसकी चिंता न करने को कहा। वानो? ईशान हैरान रह गया और भी ज्यादा उलझन में। राघव चौहान वानो में क्या करने वाला है? तुम सच में नहीं जानते है ना? रीजू ने ईशान को हैरानी से देखा और कहा, राघव चौहान शायद वानो से ही होगा। लगता है वो किसी वजह से अपने वतन लौट रहा है। ईशान सचमुच हैरान रह गया। राघव चौहान ने कभी अपनी पृष्ठभूमि नहीं बताई थी और ईशान को कभी पता ही नहीं चला कि वह कहां से आया है। लेकिन अब रीजू की बात सुनकर उसे अचानक याद आया कि राघव चौहान हमेशा गेटा सैंडल पहनते थे। हालांकि राघव चौहान के कपड़ों से ज्यादा कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन गेटा सैंडल वास्तव में वानो कंट्री की एक अनूठी विशेषता थी। मुझे अंदाजा भी नहीं था। ईशान ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि जब से मैं राघव चौहान से मिला हूं, उसके बोलने का अंदाज हमेशा पुराने जमाने का नफीस लहजा रहा है। रीजू ने सिर हिलाया। यह सच है, लेकिन हम वानों के बारे में भी ज्यादा नहीं जानते। उस देश ने हमेशा से अलगाव की नीति अपनाई है, बाहरी दुनिया से बहुत कम बातचीत की है। चूंकि राघव चौहान ने इसका जिक्र नहीं किया, इसलिए हमें पूरा यकीन नहीं है कि वह सचमुच वानों से है। हाँ? ऋतु ने आगे कहा, सोचो तो, जयदेव मछुआरे की पोशाक भी राघव चौहान से काफी मिलती जुलती है। यह सच है, जयदेव को भी गेटा सैंडल पहनना पसंद है। जयदेव बेशक फिशमैन द्वीप से हैं, लेकिन उनका स्टाइल दूसरे फिशमैन से बिल्कुल अलग है। ईशान ने सोचा कि क्या जयदेव भी कभी वानो गए होंगे। वानो कंट्री? क्या वहां कुछ हो रहा है? ईशान अपने विचारों से बाहर आया और दूसरों से पूछा। कुछ खबर है? मगरमच्छ बोला। मैं नीचे समुद्र की सतह पर गया और पाताल लोक के कुछ लोगों से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि वानो इस समय उथल-पुथल में है। कार्तिक? ईशान का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। पक्का नहीं, मगरमच्छ ने सिर हिलाया। लेकिन अंडरवर्ल्ड में ये बात काफी समय से पता है कि कार्तिक की नजर वानों पर है, तो मुमकिन है कि इस बार भी वही इसमें शामिल हो। तो फिर तुम सबने राघव चौहान को क्यों नहीं रोका? ईशान ने झुंझलाकर पूछा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि राघव चौहान अकेले ही पूरे कार्तिक पायरेट्स का सामना कर सकता है? नाना पास आए और ईशान का हाथ पकड़कर उसे दिलासा देने की कोशिश की। चिंता मत करो कैप्टन।
हालात अभी इतने बिगड़े नहीं हैं। राघव चौहान सान के अपने ही कारण रहे होंगे कि उन्होंने हमें अपने साथ नहीं जाने दिया। वानो हमेशा से बहुत अलग थलग रहा है। अगर राघव चौहान सचमुच वानो से है तो शायद वह हमें अपने साथ वहां नहीं ले जा सकता था। वानो में यह उथल पुथल शायद कार्तिक ने अंदरूनी कलह भड़काने के लिए भड़काई होगी। अगर बाहरी लोग बेतहाशा इसमें शामिल हो गए तो हालात और बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल तुम्हें राघव चौहान पर भरोसा करना होगा, रीजू ने बीच में कहा। वह एक समझदार इंसान है। अगर हालात ज्यादा बिगड़ गए तो वह जरूर हमसे संपर्क करेगा। वह यूं ही चुपचाप खड़ा रहकर कार्तिक के हाथों अपनी मातृभूमि को बर्बाद नहीं होने देगा। और इसके अलावा अगर तुम सच में राघव चौहान की मदद करना चाहते हो तो तुम्हें पहले बड़ी माँ की चाय पार्टी पर ध्यान देना चाहिए, मगरमच्छ ने आगे कहा। अगर तुम बड़ी माँ के समुद्री डाकुओं के साथ गठबंधन कर लेते हो और 4 सम्राटों में से एक के रूप में अपनी जगह पक्की कर लेते हो तो कार्तिक ही मुसीबत में पड़ जाएगा। मगरमच्छ की बातें बहुत मायने रखती थीं। वह हमेशा एक रणनीतिकार था और स्थिति को साफ साफ देखता था। ईशान को एहसास हुआ कि राघव चौहान भले ही वानों से हो लेकिन ड्रैगन हंटर पायरेट्स नहीं थे। ईशान राघव चौहान की मदद करना चाहता था, लेकिन अगर उनके दखल की वजह से वानो ड्रैगन हंटर पायरेट्स के खिलाफ हो गया तो बहुत बुरा होगा। यह बात ध्यान में रखते हुए ईशान ने रीजू से पूछा, बड़ी माँ की चाय पार्टी से पहले हमारे पास कितना समय है? करीब 15 दिन या कुछ और, रीजू ने जवाब दिया। अगर जाना ही है तो शायद जल्दी ही निकल पड़ना चाहिए। जैसे ही मीठी और मदहोश कर देने वाली समुद्री हवा की लहर बही, उसने संकेत दिया कि ईशान और रीजू का जहाज केक द्वीप पर आ गया है। केक द्वीप नई दुनिया में बिग मा पायरेट्स का सबसे महत्वपूर्ण गढ़ है। इस द्वीप का स्वरूप केक की परतों जैसा दिखता है। पूरा द्वीप एक परीक्षा जैसा माहौल से भरा हुआ है। सभी इमारतें न केवल चमकीले रंगों से युक्त हैं बल्कि कोमल और मुलायम भी दिखती हैं। दरअसल ईशान और उसके दल का जहाज केक द्वीप के आसपास पहुंचते ही बिग मा पायरेट्स ने देख लिया था। हालांकि चूंकि जहाज पर ड्रैगन हंटर पायरेट्स का झंडा फहरा रहा था, बिग मा पायरेट्स को पता था कि वे आमंत्रित अतिथि हैं और उन्होंने उन्हें रोका नहीं। जैसे ही ईशान और उसका दल बंदरगाह के पास पहुंचा, एक परीक्षा जैसा गाता हुआ जहाज उनका स्वागत करने आया। वह जहाज, इसे जरूर बड़ी माँ ने जीवन और व्यक्तित्व दिया होगा, है ना? इसीलिए यह इतना अजीब है, रीजू ने ईशान के पास खड़े होकर कहा। यों को बिग माँ की क्षमताएं नई दुनिया में कोई रहस्य नहीं थीं। उनकी विशेष शक्ति, जो निर्जीव वस्तुओं में भी व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता भर सकती थी, केक द्वीप पर विचित्र और अद्भुत दृश्यों का कारण थी। जैसे ही गाता हुआ जहाज ईशान के जहाज के पास पहुंचा, दूसरी ओर से एक आकृति उनके डेक पर छलांग लगाती हुई आई। यह एक असामान्य रूप से लंबी टांगों वाला आदमी था जो डेक पर खड़ा था और उसके छोटे मोटे शरीर को 2 पतले बांस के डंडे सहारा दे रहे थे, जो कंपास जैसा लग रहा था। हालांकि अपनी अजीब शक्ल सूरत के बावजूद वह औपचारिक पोशाक पहने एक फ्रांसीसी सज्जन की तरह कपड़े पहने हुए था, एक बेंत पकड़े हुए, ऊपर की ओर उठी हुई काली मूछें रखे हुए और एक छोटा धूप का चश्मा पहने हुए जो उसकी आंखों को मुश्किल से ढक रहा था। कैप्टन ईशान। जैसे ही उस आदमी ने ईशान को देखा, उसने अभिवादन में अपनी टोपी उतार दी। मैं बैरन तामागो हूँ, बिग मा पायरेट्स का एक लड़ाका। मुझे आपका स्वागत करने का आदेश मिला है। बिग मा की चाय पार्टी कल शुरू होगी